बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2022 और आज के इस वीडियो में 6 और 7 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको विस्तार में दिया था और आपको बताया था कि इस मामले में बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2021 का बिहार स्पेशल वार्षिकांक का ये पीडीएफ है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है जो कि 2021 के सारे बिहार करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें, जनवरी से मई तक का एक मास्टर वीडियो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का चैनल पर अपलोड हुआ है। आप इसे देखकर बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जितने सारे स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह होते हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है, वहां से भी से आप प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात हुए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये बिहार के द्वारा सम्मानित किया गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर शील अवनीश को भी हाल ही में कह सकते हैं सम्मानित किया गया है। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के यानी कि IGIMS पटना के कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शील अवनीश को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना कि यह सम्मान उन्हें 1 जुलाई 2022 को डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर अभी हाल ही में डॉक्टर शील अवनीश को सम्मान से सम्मानित किया गया है सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के मामले में। IGMS पटना की बात यह है तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 1983 को नई दिल्ली की तर्ज पर एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 1983 यहाँ पर लिखा गया। 1983 से आपके मन में एक सवाल बनना चाहिए कि 1983 में ही भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब कपिल देव की अगुवाई में भारत ने अपने नाम किया था। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 98 घंटे यानी कि 98 आवर में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास। यहाँ से जानकारी आपको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय उच्च पथ भारतमाला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत बिहार के रोहतास जिले में एक रिकॉर्ड बना है। दरअसल इस रिकॉर्ड के तहत जो बातें निकलकर सामने आती है वो आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत रोहतास जिले के कोचस के पडरिया से कैमूर जिला के मोहनिया के बीच मात्र 58 घंटे में 38 किलोमीटर सिंगल लेन रोड का या फिर सड़क का निर्माण कर बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार में पहली बार कह सकते हैं इतनी तेजी से सड़क का निर्माण किया गया है। तो ये हुआ है अभी हाल ही में रोहतास और कैमूर के बीच। कैमूर की बात यह तो एक जानकारी हमने आपको दिया था कि कैमूर में ही बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये सारी जानकारी आपको दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, रोहतास की चर्चा हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको कई बार मैंने बताया कि 2011 की जनगणना के सारे टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से रट लीजिए। यहाँ से आपके जो आने वाले परीक्षाएं खास करके बिहार SSC, बिहार SI या फिर BPSC, ये सारे एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे क्योंकि 2011 वाला जो जनगणना हुआ है ऐसे में 10 वर्ष बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। तो यहाँ पर जो आंकड़े आएंगे, आंकड़े आने में 2021 वाला जनगणना का ये बहुत समय है। जनगणना होगा, उसका आंकड़ा आने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। तो ऐसे में 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा जाना यहाँ पर स्वाभाविक है। तो इस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिएगा। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताने वाला था कि 2011 का जो जनगणना हुआ था पुरुष, महिला और साथ ही साथ ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो बिहार का जो रोहतास जिला था यहाँ पर साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक था। बिहार में जिलों की श्रेणी में सबसे कम साक्षरता दर की बात किया जाए तो इस मामले में सबसे जो कम साक्षरता दर था ये बिहार का पूर्णिया जिले का था। ये संबंधित सारी जानकारी ऑलरेडी हमने समय समय पर आपको बताया है। अगला होगा यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार से जुड़े हुए जो बेसिक से फैक्ट हैं आप यहाँ पर
चाहे तो इसे रिवाइज कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हमने कई बार आपको बताया है, आज यहाँ पर हम इसे स्किप कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान वह प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल शुरू किए। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसका थीम क्या था या फिर इसका विषय क्या था। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया वीक की जो थीम की बात किया जाए तो नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा यानी कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, ये 2022 में जो इसकी शुरुआत हुई गांधीनगर में, या फिर कह सकते हैं उद्घाटन जो हुआ, ये इसी थीम पर आधारित था। ये यहाँ से सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 से जारी किया गया? एक जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं कि जो भी करंट अफेयर्स आप इस सीरीज के अंतर्गत देखते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर बने रहेंगे तो निसंदेह आपको फायदा होगा। जो सीडीपीओ वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, बीपीएससी सीडीपीओ वाला एग्जाम, वहां पर सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे हमारे बताए हुए थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आपने रेगुलर बेसिस पर तैयारी की होगी तो सीडीपीओ वाला एग्जाम में आपने सभी प्रश्न को सही हल किया होगा। तो इससे आपको ये फायदा होगा। करंट अफेयर्स की ये सीरीज पिछले 2 से 2.5 वर्षों से यहाँ पर चल रही है, तो ये निसंदेह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला। यहाँ से बहुत सारी चीजें आप सीख पाते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड जो किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको दोबारा या फिर कह सकते हैं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस से आपकी तैयारी बेहतर होगी। चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी करंट अफेयर्स हो, यहाँ से आपको संपूर्ण पैकेज प्रदान होगा। तो रेगुलर बने रहेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो किसके द्वारा भी हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 से जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन के द्वारा भी हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के तहत जो चीजें निकलकर सामने आती है वो आपको ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 से जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि 2035 तक जो भारत की आबादी होगी ये बढ़कर 675 मिलियन हो जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक शहरी आबादी वापस पटरी पर आ गई है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन और भारत जैसी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या फिर यहाँ कह सकते हैं भारत और चीन में बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा निवास करता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, और भारत का जो यहाँ पर कह सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से जो जनसंख्या का जो आकलन किया गया ये कितना का किया गया और ये वर्ष कौन सा है। तो ये सारे बेसिक से फैक्ट है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है मैड्रिड में। आपको ध्यान रखना मैड्रिड में इसका अभी हाल ही में 32वां संस्करण आयोजित हुआ। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि साल 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। स्पेन की जो राजधानी ये मैड्रिड है और यहीं पर कह सकते हैं इसका आयोजन किया गया। ये इसका 32वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा किया गया था। और नाटो की बात करें तो नाटो जो संगठन है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में बीपीएससी मेकर के थ्रू 2 पीडीएफ लॉन्च किया गया है, दोनों की दोनों करंट अफेयर्स के। ये थोड़ा सा स्पेशल पीडीएफ है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिहार स्पेशल का, इसमें अर्धवार्षिकांक का संग्रह किया गया है। यानी कि जनवरी से जून तक का जितना भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पर समग्र विश्लेषण के साथ ऐड किया गया है। वहीं पर इस वाले की बात करें तो इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। आप दोनों पीडीएफ को अपनी सुविधा के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक भाई ने कमेंट किया था कि इसका कीमत बहुत ज्यादा है,
तो आपको बता दूं कि ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का इसमें संग्रह है और इसका कीमत मात्र और मात्र 45 रुपये है। इसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको एक ही साथ एक जगह पर समग्र विश्लेषण के साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसमें पीडीएफ की विशेषता यहाँ पर यह होगी कि पीडीएफ में जब आप वहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन या फिर कह सकते हैं जो वीडियो सोल्यूशन होगा उसका भी लिंक इसी पीडीएफ में कह सकते हैं इनबिल्ड किया गया। एक लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सामने आपका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं इसमें डाला गया। मुझे नहीं लगता कि 45 रुपया आपके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि 6 वर्ष है। अगर इस रेशो की बात करें तो एक वर्ष का देखा जाए तो कुल मिला के 90 रुपया होता है, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं। यहाँ से आपको बहुत सारा जो कंटेंट मिलता है वो एकदम से ऑथेंटिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेहतर तरीके से मुख्य रूप से फोकस होकर तैयारी में लगे हैं तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। दोबारा आपको कहीं से भी किसी भी पीडीएफ या फिर किसी भी नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। करंट अफेयर से संबंधित ये हमारा आपसे वादा है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसे लॉन्चिंग के बाद से तकरीबन मान के चलिए लॉन्च होने में तकरीबन 1 से 1.5 दिन समय हुआ, या फिर मान के चलिए 2 दिन हुआ तकरीबन। अभी तक अगर हम बात करें तो 500 से अधिक कॉपी इसका डाउनलोड हो चुका है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का, बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा कि ये समझौता आखिर क्यों किया गया है। दरअसल यहाँ पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा यहाँ पर राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसी को लेकर कह सकते हैं ये समझौता किया गया है। और यहाँ पर आगे हमने ये लिखा है कि एनटीपीसी समूह ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। प्राप्त करने का जो लक्ष्य है 2032 तक ये 60 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट राजस्थान के दृष्टिकोण से हमने ऐड किया है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएमजे अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिला के 1000 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि पीएम जय योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य या फिर कह सकते हैं आरोग्य जन योजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होगा, यहाँ पे जन शब्द का प्रयोग आगे होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। जो भारत सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनमें से अगर हम बात करें सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की तो यही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और हाल ही में इसके तहत काम करने वाले 1000 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है। ये आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ये कह सकते हैं डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक पेपरलेस योजना है और यह पब्लिक अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने के खर्चों का एक कैशलेस कवर प्रदान करता है, जो कि 5 लाख तक का यहाँ पर कह सकते हैं बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जो कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर सुविधा दिया जाता है। इनकी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये कहाँ से हुई थी, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। आपको ध्यान रखना आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। इसी तरह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण चल रहा है। पहला और दूसरा चरण ये मतलब कह सकते हैं ये पहला तो संपन्न हो चुका है, ये अभी वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है। दोनों चरणों की बात करें तो दोनों चरणों की जो शुरुआत हुई है ये उत्तर प्रदेश से हुई है, तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब ये कमेंट करके आप लोग बताइए, एक्चुअली में मुझे डेट याद नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दूसरे चरण की। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर पायलट रहित यानी कि जो चालक रहित विमान का जो कह सकते हैं एक लड़ाकू विमान का जो सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ द्वारा, ये कहाँ से किया गया, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये अभी हाल ही में कर्नाटक से इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत का पहला बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक से किया गया। ये अभी हाल ही में जो परीक्षण हुआ है ये डीआरडीओ द्वारा किया गया।
डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, यहाँ पर कर्नाटक की चर्चा हुई है तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसका जो उद्घाटन हुआ भी हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका नाम है अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला होगा 9वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपका समय लूंगा। जो लोग बिहार SSC CGL की तैयारी में लगे हैं, आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। अप टू 25 यानी कि 25 स्टूडेंट को यहाँ पर फ्री कोर्स में शामिल किया जाएगा। आपको कैसे ज्वाइन करना, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं BPSC मेकर ऐप के थ्रू होगी। आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो वीडियो के जो ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और इसके अलावा बिहार SSC CGL एग्जाम 3 से जुड़े हुए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से संबंधित जानकारी भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। आप चाहें तो चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में 5वीं वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है मुंबई में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि 5वीं वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ है। दरअसल 4 जुलाई 2022 को मुंबई में नोवोटेल मुंबई जुहू बीच पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आधिकारिक तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नोवोटेल मुंबई जुहू बीच पर इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया। और ये 5वां संस्करण था ये वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मुंबई की बात है तो इसी से जुड़े हुए एक मिलता जुलता फैक्ट है कि इसके अतिरिक्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मुंबई में ही आयोजित किया गया था। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 17वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। यह संस्करण आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो सिंगापुर शहर है, ये सिंगापुर देश है, ये इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक यानी कि एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार है। इसी के द्वारा भी हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक के आधार पर सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इस सूची में क्रमशः सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का नाम आता है। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष धारों में स्थान दिया गया है। एक यहाँ पर आप लोग प्रश्न में सुधार कीजिएगा। यहाँ पर जो हमने प्रश्न में लिखा है देश, ये देश नहीं बल्कि यहाँ पर शहर आपसे पूछा जा रहा था। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि सिंगापुर शहर भी है, देश भी है और इसकी जो राजधानी है सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रिकेटर या फिर यहाँ पर गेंदबाज की बात किया जा रहा है, तो किस गेंदबाज क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आपसे रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जसप्रीत बुमराह। डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, संबंधित सारी जानकारी को विस्तार से आप लोग देखिएगा। आपको ध्यान रखना है हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और उन्होंने यह कारनामा स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ किया है। दरअसल जिनके खिलाफ साल 2007 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान 6 बॉल पर 6 छक्का जड़ने का कारनामा किया था। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और इन्हें 2007 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान 6 बॉल पर 6 छक्का जड़ा था। और अभी हाल ही में जो इंग्लैंड और भारत के बीच जो टेस्ट श्रृंखला आयोजित हुई और इसी दौरान अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने इसे इनके बॉल पर कह सकते हैं 6 बॉल पर अर्थात 1 ओवर में 35 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इन सब के साथ ही एक प्रश्न एराइज हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही वो अर्थात यहाँ पर बात कर जा रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड की, तो T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट में भी 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की 7 जुलाई 2022 को महेंद्र सिंह धोनी का 41वां जन्मदिन मनाया गया, अर्थात आज 7 जुलाई 2022 को महेंद्र सिंह धोनी का 41वां जन्मदिन है। बताएं कि उन्हें निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो विकल्प के आधार पर देखेंगे तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमसे प्रश्न में पूछा गया कि सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। प्रश्न में पूछा गया कौन सा सम्मान इन्हें नहीं मिला है, तो राइट आंसर होगा भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ था और हाल ही में 7 जुलाई 2022 को उनका 41वां जन्मदिन मनाया गया। उन्हें अब तक दिए गए विकल्पों में से पद्मश्री, पद्म भूषण और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर पद्मश्री की बात करें या फिर पद्म भूषण की बात करें तो उनमें से ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो सबसे पहला है भारत रत्न जो कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो ये 4 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है भारत रत्न। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आई होप कि आप ये सारे जुड़े हुए फैक्ट को याद रखेंगे और आप लोग सभी चीजों को नोट कीजिएगा। अगर नोट नहीं कर सकते, बेसिक मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न की हाल ही में भारत के किस राज्य में मंदिर व मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।